हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सरबजीत है और मैं इस कंपनी में ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। इससे पहले कि मैं इस सेशन को शुरू करूं, मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अभी अभी होम शॉप खोलकर हमारे ग्लेस परिवार में शामिल हुए हैं, वह इस सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं आप सबका ग्लेस परिवार में स्वागत करता हूं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। तो अब हम बात करेंगे आज के सेशन के बारे में। तो क्या टॉपिक है आज का? हाउ टू अप्रोच। वेरी गुड दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस सेशन को शुरू करूं, मैं आपको एक सफल आदमी बनने का राज बताता हूं। आपने जब यहां अपनी होम शॉप शुरू की तो आपने यहां जनार्दन प्रसाद गुप्ता, राजेश मोदी, राजू सिंह, सनमोल कुमार, मुद्रिका गोप, संजय वर्मा, उमेश चौरसिया, सुभाष यादव, सुभद्रा देवी और भी बहुत सारे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर्स, सफल डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में जरूर सुना होगा। ये सभी ग्लेस कंपनी के सफलतम स्टार हैं। आज मैं आपको एक राज बताऊंगा कि एक सफल नेटवर्कर कैसे बनाया जाता है। क्या आप भी इन लोगों की तरह एक सफल नेटवर्कर बनना चाहते हैं? यस सर। गुड दोस्तों, जिस तरह से एक स्वादिष्ट पकवान बनाने के लिए जितने भी मसाले डलते हैं वो सभी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप स्वादिष्ट पनीर की सब्जी बनाना चाहते हैं तो उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, मसाले सबका अनुपात ठीक होना चाहिए। अगर आप नमक डालना भूल गए तो भी सब्जी ठीक नहीं बनेगी, और अगर आपने मिर्च ज्यादा डाल दी तो भी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से एक सफल नेटवर्कर बनने के लिए आपको अपने अंदर भी एक सफल नेटवर्कर की सभी क्वालिटीज लानी होंगी, और ये सारी क्वालिटीज ठीक प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। खाली एक क्वालिटी से काम चलने वाला नहीं है। अगर आप कहें कि मैं मेहनती हूं तो मेहनती होने से काम चलने वाला नहीं, बाकी क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो आज आपको एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि सक्सेसफुल नेटवर्कर बनने के लिए जो कुछ भी चाहिए उसमें आप किसी भी जगह पर, कहीं पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपको सब कुछ करना है। यस यस सर। तो आप सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो यहां पर मैं आप लोगों के ही मतलब की बात करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जब कोई अपनी होम शॉप खोलता है तो उसका पहला एम या टारगेट एक ही होता है कि मैं पीडी कैसे बनूं, यानी कि अपने आगे सफल होम शॉप फ्रेंचाइजी खुलवा सकूं जिनके साथ मिलकर कम से कम 160 आईपी की टर्नओवर कर सकूं। यस और नो? यस सर। हम लोग एक गेस्ट को डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, एक गेस्ट को डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करने के लिए 11 स्टेप्स होते हैं, और ये सभी स्टेप्स अपने आप में परफेक्ट होने चाहिए। ठीक उस पनीर की सब्जी की तरह यहां भी सारे के सारे मसाले परफेक्ट होने चाहिए, तभी वो गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट होगा। और ये स्टेप्स कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। मेकिंग ऑफ लिस्ट, सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट, हाउ टू अप्रोच, बिजनेस सेमिनार, जीआईजी, शेयरिंग, क्लोजिंग, हाउस मीटिंग, फॉलो अप, सेल और डिस्ट्रीब्यूटर। एक गेस्ट जब ये 11 स्टेप्स फॉलो करता है तो वो क्या बनता है? डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो तो उसके लिए 11 के 11 मसाले ठीक होने चाहिए, यानी कि ये सभी स्टेप्स परफेक्ट होने चाहिए। और ये सभी स्टेप्स तब परफेक्ट होंगे जब आप इन स्टेप्स को खुद अच्छे से जानते होंगे, और ये स्टेप्स आप तब जान पाएंगे जब आप कंपनी के सभी एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि एसबीपी, यानी कि सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम, हाउ टू अप्रोच, क्लोजिंग एंड फॉलो अप, जीआईजी ट्रेनिंग इत्यादि का प्रॉपर तरीके से डुप्लीकेशन करेंगे। जब ये सारे सेशन आप अच्छे से अटेंड करेंगे तब आप एक एक स्टेप के बारे में अच्छे से जानेंगे। जब आप एक एक स्टेप अच्छे से जानेंगे तभी आप सारे स्टेप सही तरीके से उठाएंगे, और अगर आप सभी स्टेप ठीक तरीके से उठाएंगे तो कोई कारण नहीं कि एक गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट ना हो। कृपया ध्यान दीजिए, मैंने डुप्लीकेट करने को कहा है, इन सेशन को सिर्फ अटेंड करने को नहीं कहा। डुप्लीकेशन का मतलब है कि आपको इन ट्रेनिंग कार्यक्रमों को तब तक अटेंड करना चाहिए जब तक कि आप इन्हें खुद लेने लायक नहीं हो जाते, क्योंकि याद रहे, जब तक सभी के सभी मसाले ठीक नहीं होंगे तब तक एक स्वादिष्ट और अच्छी सब्जी तैयार नहीं हो सकती। यस और नो? यस सर। अब हम इन स्टेप्स को भी दो पार्ट में तोड़ते हैं। इन स्टेप्स को अप्लाई करने में दो लोग इन्वॉल्व हैं, एक कंपनी और दूसरा आप। मेकिंग ऑफ लिस्ट कौन करेगा? आप। सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट कौन करेगा? वो भी आप। हाउ टू अप्रोच कौन करेगा? आप। उसके बाद सेमिनार, जीआईजी, शेयरिंग कहां होगी? कंपनी में। उसकी क्लोजिंग
आपकी सीनियर अपलाइन करेंगे और उसके बाद उसका फॉलो अप आप करेंगे। आपको अपना पार्ट अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के पार्ट में जो कुछ भी हो रहा है वो एक प्रोसेस है। क्योंकि जब आपका गेस्ट सेमिनार देखकर वापस आता है तो वो कहता है कि मैं अपनी होम शॉप खोलूंगा, इसलिए कंपनी पार्ट में जो हो रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। दोस्तों, अब आपके पार्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। यस Yes, sir. तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो इन्हीं स्टेप्स में से एक है, और वो स्टेप है हाउ टू अप्रोच। अगर मैं हाउ टू अप्रोच की बात करूं दोस्तों, तो ये सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हाउ टू अप्रोच में हमें क्या करना है, हमें अपने दोस्तों को यहां लेकर आना है, और जो लाने का प्रोसेस है उसी में लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा घूम जाते हैं कि कैसे लेकर आना है। आपने इस सेशन को दो बातें दिमाग में रखकर अटेंड करना है। पहली, हम इससे सीखेंगे और अप्लाई करेंगे, और दूसरा, हम इसे तब तक अटेंड करेंगे जब तक कि हम खुद इसे लेने लायक ना हो जाए। कितने लोग हैं जिनके कुछ इस तरह के डाउट हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करेंगे। पहला, सर गेस्ट को लेकर कैसे आए? दूसरा, हम उससे बात करते हैं तो वो कहते हैं कहीं ये मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं? तीसरा, आपके गेस्ट पहले किसी स्कीम टाइप कंपनी में फंस चुके हैं? चौथा, आपका गेस्ट आपको टाइम देकर आता नहीं है? पांचवा, या आपका गेस्ट आपसे कहता है कि ये कंपनी कुछ दिनों की मेहमान है, थोड़े दिन में ये भाग जाएगी, तो क्यों अपने दोस्तों को इसमें फंसा रहा है? यस, हम में से कितने लोग हैं जो सब इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए। कम ऑन, घबराने की जरूरत नहीं है। यस, और इनमें से एक भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना हो। दुनिया में एक भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं बनी दोस्तों जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, सिर्फ उसको ढूंढना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को थोड़ा जड़ से पकड़ेंगे, यानी कि दोस्तों एटीट्यूड। जो इन प्रॉब्लम की जड़ है वो है आपका एटीट्यूड। अब एटीट्यूड का क्या मतलब है और ये कैसे डेवलप होता है? एटीट्यूड डेवलप होना पहले इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि आपने इस बिजनेस को किस तरह से लिया। क्योंकि जिस एटीट्यूड से आप इस बिजनेस को ले रहे हैं, उसी एटीट्यूड से आप इस बिजनेस को देंगे भी। इसलिए मैं यहां पर दोनों बातों का जिक्र करूंगा कि आपने जब इस कंपनी में अपनी होम शॉप खोली थी तब आपका क्या एटीट्यूड था, और जब आप इस बिजनेस को किसी और को ऑफर करने जा रहे हैं तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। दोस्तों, इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि सिर्फ आपके एटीट्यूड पर ही आपका इस बिजनेस में सफल होना या ना होना डिपेंड करता है। तो हम पहले बात करेंगे कि किस एटीट्यूड से हमें इस बिजनेस को लेना चाहिए। विद व्हाट एटीट्यूड वन शुड टेक दिस बिजनेस। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका इस बिजनेस को करने का तरीका ही बहुत गलत होता है। वो इस बिजनेस की गहराई में गए बगैर एक छोटी सी कैलकुलेशन से इस बिजनेस को शुरू करते हैं कि यार जितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उतने के प्रोडक्ट तो मिल ही रहे हैं, चलो बिजनेस करके ही देख लेते हैं, कामयाब हो गए तो भी ठीक है, नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं। इस बिजनेस को हमने लिया किस एटीट्यूड से? करके देख लेते हैं। 50% तो आप पहले ही फेल हो गए। ये बिजनेस जिसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, उसमें इतना कैजुअल एटीट्यूड कि करके देख लेते हैं। और इसी कैलकुलेशन की वजह से, इसी एटीट्यूड की वजह से ये लोग बिजनेस व कंपनी दोनों को सीरियसली नहीं लेते। ये लोग कंपनी की एजुकेशन भी नहीं लेते, और एजुकेशन ना लेने की वजह से इन लोगों का विजन क्लियर नहीं हो पाता, और ये कंपनी की स्ट्रेंथ, पोटेंशियल और उसमें जुड़ा अपना भविष्य देख नहीं पाते। और इन्हीं वजहों से कहीं ना कहीं इनके मन में कंपनी को लेकर कई तरह के डाउट पल रहे होते हैं। जैसे कि पहला डाउट कंपनी को लेकर होता है कि पता नहीं ये कंपनी क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, ये कितने दिन चलेगी। कई लोग तो इतना शॉर्ट टर्म सोचकर चल रहे होते हैं कि यार मैं अपने पैसे तो निकाल लूं। कुछ लोग तो अपने खास दोस्तों को बुलाने से भी कतराते हैं, डरते हैं कि मैं अपने दोस्त को बुला रहा हूं, उसको पता नहीं कैसा लगेगा, वो इतना पढ़ा लिखा है, ये काम कैसा है, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैं मेंबर बना रहा हूं। दोस्तों, खाली यही नहीं, दुनिया का कोई भी बिजनेस, कोई भी काम अगर आप एक डाउट को लेकर शुरू करेंगे तो उसमें भगवान भी आपको कामयाब नहीं बना सकता। और हमारा बिजनेस तो वैसे ही अलग तरह का है। हमें इस बिजनेस को आगे देना है। जिस बिजनेस के लिए आपके दिल में इतने डाउट है, उस बिजनेस को लेकर आप खुद वहम में हैं, जहां कंपनी के फ्यूचर पर आपको खुद डाउट है, तो ये कैसे हो सकता है कि जिस चीज पर आपको खुद पूरा भरोसा नहीं, उसमें लोग आपके पीछे हों, लोग आपकी बात माने। जब आप इन हालात में ये बिजनेस किसी को देने जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप
उसे इस बिजनेस के साथ साथ ये डाउट भी ऑफर कर देंगे। इन डाउट के साथ जब भी आप अपनी किसी दोस्त यार को इनवाइट करेंगे तो वो आपके चेहरे से, बात करने के तरीके से एवं आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाएगा कि आप उसे जो भी बता रहे हैं उस पर आपका खुद भी भरोसा नहीं, क्योंकि यह तय है कि आप दूसरों को वही दे सकते हैं जो आपके पास हो। जो आपके पास नहीं वो आप किसी दूसरों को कैसे दे सकते हैं। और जब इस तरह से इस बिजनेस को आप किसी को देंगे तो क्या लगता है आपको कि सामने वाला आपके साथ काम शुरू करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं करेगा दोस्तों। वो आपको गोली देगा, सड़क पर खड़ा करेगा, वो बोलेगा कि मैं आ रहा हूं, मगर आएगा नहीं। तो इसलिए दोस्तों इस बिजनेस को देने से पहले इस बिजनेस को ठीक तरीके से समझ लीजिए। पहले जड़ का इलाज करना पड़ेगा। जब तक उसका इलाज नहीं होगा आपका एटीट्यूड सही नहीं हो सकता। क्योंकि एक चीज मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि जिस काम पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा होगा वहां लोग आपको आंख मीच कर फॉलो करने के लिए तैयार मिलेंगे। सोचकर देखिए, कुछ ऐसे काम भी हैं दुनिया में जिन पर आपको बहुत भरोसा है। यस Yes, sir. इनसे मिलिए। ये है मिस्टर राम। राम की एक धागे बनाने की फैक्ट्री है जिसे वो 15 साल से चला रहे हैं। वो इस फैक्ट्री को सक्सेसफुल रन कर रहे हैं। ये महीने का 20 से 25 हजार रुपया कमा रहे हैं। इस काम की इन्हें पूरी तरह से नॉलेज है। मिस्टर राम के एक दोस्त हैं बलजीत, और बलजीत का एक जवान बेटा है, उसका नाम है नरेंद्र। दोस्तों बलजीत राम के बहुत अच्छे दोस्त हैं। दो जिस्म एक जान वाला हिसाब है। एक दिन बलजीत ने राम से कहा कि मेरे बेटे को भी अपने पैरों पर खड़ा कर दो। अब आपको क्या लगता है कि उसे कौन सा काम कराएंगे? ऑफ कोर्स निसंदेह धागे का, क्योंकि धागे का काम में मिस्टर राम को महारत हासिल है। उन्हें इस काम की पूरी नॉलेज है। वो इस काम के डूज एंड डोंट्स दोनों से भली भांति परिचित है। यानी कि वो अच्छे से जानते हैं कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना, और वो इसलिए उन्हें अपने इस बिजनेस पर पूरा भरोसा है। जब मिस्टर राम उसी भरोसे और कॉन्फिडेंस से बलजीत से बोलेंगे कि ठीक है आप 1 लाख का इंतजाम करो, मैं नरेंद्र का काम शुरू करवाता हूं, क्या लगता है आपको कि नरेंद्र के पिता उसे 1 लाख रुपए देंगे या नहीं देंगे? जरूर देंगे। अगर उनके पास नहीं भी होंगे तो भी वो उसे अरेंज करवा कर देंगे, चाहे फिर उसके लिए उन्हें ब्याज पर ही पैसा क्यों ना उठाना पड़े। क्या वजह है उसे मना नहीं करने की? ऑफ कोर्स मिस्टर राम का एटीट्यूड, उसका धागे के काम पर जो भरोसा है वो नरेंद्र और उसके पिता राम की आंखों में साफ देख सकते हैं। अब अगला सवाल कि राम ने इतने भरोसे से कैसे कह दिया? क्योंकि राम को उस बिजनेस की पूरी नॉलेज है। उसे डूज एंड डोंट्स दोनों मालूम है। उसे मालूम है कि इस बिजनेस में कैसे कामयाब हुआ जाता है। ठीक इसी तरीके से जब आप ग्लेज बिजनेस के सभी एजुकेशन प्रोग्राम अटेंड करते हैं दोस्तों, तब आपको यहां के सारे डूज एंड डोंट्स पता चलते हैं। तो आपको अपने आप इस कंपनी पर भरोसा आएगा। तो आपको अंदर से लगेगा कि मैं जानता हूं किस तरीके से पीढ़ी बनते हैं, किस तरीके से कामयाब हुआ जाता है। और जब उसी एटीट्यूड से अपने दोस्तों को यहां इन्वाइट करेंगे तो वो 1 लाख रुपया भी लेकर आपके पीछे चले आएंगे, ठीक बलजीत की तरह। यस और नो? Yes, sir. आपने मोटिवेशन शब्द सुना होगा। क्या होता है मोटिवेशन? जब भी हम कोई काम करते हैं तो कई बार हम फेलियर को भी फेस करते हैं। दुनिया का कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं जिसमें लगातार सक्सेस मिलती हो, और जब जब हम फेल होते हैं तब तब हम डिमोटिवेट होते हैं। तब तब हमारे सीनियर, हमारे साथी लोग हमें मोटिवेट करते हैं और हम फिर बहुत जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह मोटिवेशन हमें लगातार मिलता रहे तो ठीक, नहीं तो हम बहुत जल्दी अपने सीनियर की वो सारी बातें भूल जाते हैं जिसमें उसने हमें हमारी ताकत का एहसास दिलवाया था, और हम फिर से डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब अगला सवाल यह है कि कोई हमेशा मोटिवेट कैसे रह सकता है? दोस्तों किसी भी बिजनेस में सफल होने की कुछ वजहें होती हैं और असफलता के पीछे भी कुछ वजहें होती हैं। अगर आपको सिर्फ इन वजहों का ज्ञान हो जाए तो आपको मोटिवेट करने की किसी को भी जरूरत नहीं, आप सेल्फ मोटिवेट रहेंगे। उदाहरण के लिए एक आदमी सड़क पर दौड़ रहा था और गिर पड़ा। बहुत तेज दौड़ रहा था, सारी स्पीड कम हो गई और वो डिप्रेस हो गया। लेकिन अगर उसे वजह समझ में आ जाए कि मैं गिरा क्यों, शायद सड़क पर गड्ढा था, मुझे नीचे देखकर दौड़ना था, वो दोबारा फिर उसी ताकत से दौड़ेगा और गड्ढा आ भी गया तो भी वो गिरेगा नहीं, क्योंकि उसकी नजर सड़क के ऊपर ही है। वो पहले से प्रिपेयर है कि आगे रास्ते में गड्ढा भी आ सकता है। उसे तेज दौड़ने की कला तो आती थी, लेकिन उसे नाकामयाबी के रीजन नहीं पता थे।
अब वो कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकता। कामयाबी के पीछे भी कुछ वजह होती है दोस्तों, और नाकामयाबी के पीछे भी कुछ वजह होती है। दोनों आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको दोनों मालूम है तो आप कभी मार नहीं खा सकते। ठीक उसी तरह से जैसे राम धागे का काम जानता है, उन्हें पता है कि क्यों लोग उसमें फ्लॉप हो जाते हैं, क्या गड़बड़ करते हैं जिसकी वजह से काम नीचे आ जाता है, और क्यों लोग इस काम में सफल हो जाते हैं। तो उसने उसी भरोसे से बलजीत को बोला कि जाओ और 1 लाख रुपया लेकर आओ। वो कॉन्फिडेंस आप भी अपने अंदर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी कंपनी के सारे डूज एंड डोंट्स मालूम होने चाहिए। आपको इस बिजनेस पर भरोसा कब आएगा? जब आपको इस बिजनेस की नॉलेज मिलेगी। और वो नॉलेज कब मिलेगी? जब आप कंपनी के एजुकेशन प्रोग्राम अटेंड करेंगे, जब आप सारी मीटिंग अटेंड करेंगे, जब आप कंपनी के सारे फंक्शन अटेंड करेंगे, जब आप कंपनी के सभी सफल लोगों की शेयरिंग सुनेंगे, जब आपको वो सारे पॉजिटिव कारण पता चलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ग्लेज बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, जब आपको समझ में आएगा कि कंपनी का फ्यूचर क्या है और हम ग्लेज के साथ कहां पहुंचने वाले हैं, जब आपको यह यकीन आएगा कि ये आने वाले वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, जब आपको यकीन आएगा कि आपके सारे सपने यहां से पूरे होंगे, उस दिन आपको इस बिजनेस पर मैक्सिमम भरोसा होगा। और उसके बाद आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया के किसी भी काम में सफल होने के लिए एक और चीज चाहिए, और वो है आपकी अपने काम के प्रति श्रद्धा, यानी कि रिस्पेक्ट। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने हमें हमेशा से यही सिखाया है कि दुकान की गद्दी पर बैठने से पहले उसकी पूजा करें, क्योंकि उस दुकान से सारा घर पलता है। यानी वो भी वही काम करती है जो एक मां करती है। इसलिए हमने ग्लेज को मां का दर्जा दिया है दोस्तों, क्योंकि यही वो जगह है जहां से हमारा घर चलता है और जहां से हमारे सपने पूरे होंगे। तो दोस्तों, जब तक आपको इस कंपनी और इस बिजनेस से प्यार ना हो, जब तक आपके दिल में इसके लिए रिस्पेक्ट ना हो, जब तक आपको यह ना लगे कि ग्लेज आपके लिए मां के समान है, तब तक आप इस बिजनेस को मत कीजिए, क्योंकि आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों, जो फीलिंग मेरे पास है, जब आप उसी फीलिंग से अपने किसी दोस्त को यहां इनवाइट करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहां आए और आपके साथ जुड़े नहीं। और अगर आपके पास ये फीलिंग नहीं है तो तब भी आप ये काम कर रहे हैं तो आप दूसरों के साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पहली चीज है हमने इस बिजनेस को किस एटीट्यूड से लिया। तो क्या आपको समझ में आया कि हमें इस बिजनेस को किस एटीट्यूड से लेना है? यस और नो? यस सर। अब दूसरा हम बात करेंगे कि इस बिजनेस को किस एटीट्यूड से देना है। दोस्तों, देना भी एक कला है और आपको देने की भी कला आनी चाहिए। और इस कला को सीखने के लिए आपको उन लोगों के बारे में भी मालूम होना चाहिए, उन्हें कौन सी चीज कैसे देनी है जिन्हें आप इस बिजनेस को ऑफर करना चाहते हैं। वो किस तरह की सोच रखते हैं, बाहर की दुनिया में किसी चीज को देने का क्या तरीका है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने थोड़े दिन पहले टीवी पर एक एडवर्टीजमेंट देखी थी जिसमें एक लड़की सड़क पर पर्चे बांट रही थी। वो जिसको भी पर्चा देती वो बिना पढ़े उसे फेंक देता। तभी वहां पर एक लड़का स्कूटर पर आया और उसने कहा कि ये पर्चे इन लोगों को इस तरीके से मत दो, मैं आपको दिखाता हूं कि ये पर्चे कैसे दो। उसने उस लड़की से एक पर्चा लिया और उसे अच्छे से मरोड़ दिया और वो मरोड़ा हुआ पर्चा एक आदमी के हाथ में दे दिया। उस आदमी ने उस पर्चे को ध्यान से देखा, बड़ी क्यूरियोसिटी से उस पर्चे को सीधा किया, पढ़ा और फेंक दिया। क्या समझ में आया आपको? इन लोगों को आप कोई चीज सीधे साधे तरीके से देने की कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं लेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर आप ग्लेज अपॉर्चुनिटी को लोगों को सीधा बांटने की कोशिश करेंगे तो लोगों को हजम नहीं होगा। अगर आप इतनी आसानी से इन्हें देंगे तो इनको हजम नहीं होगा। मैंने खबर पढ़ी थी कि बहुत साल पहले की बात है कि आईटीओ चौक पर एक आदमी ने 500-500 के नोट बांटने शुरू कर दिए और कमाल की बात यह है कि कोई उन्हें ले ही नहीं रहा था। लोग शक कर रहे थे क्योंकि वो ऐसी क्रिया थी जो लोग करते ही नहीं है। लोग सोच रहे थे कि पता नहीं इन 500-500 के नोटों का क्या चक्कर है, जबकि उस आदमी को किसी पंडित ने कहा था कि आप ऐसा करो। कोई इतनी आसानी से 500-500 के नोट कैसे बांट सकता है? किसी को हजम ही नहीं हो रहा था। अगर आप किसी को सीधा जाकर बोले कि चल मैं तेरी जिंदगी बदलता हूं, तो आपको क्या लगता है वो आप पर विश्वास करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज तक किसी ने उससे कहा ही नहीं। आप किसी से कहें कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसा बिजनेस करा दूं जहां तुम लाखों रुपया कमा सकते हो और तुम्हें कुछ खास करना भी नहीं है, ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना, तो आपको क्या लगता है क्या वो विश्वास करेगा? क्योंकि यह भी ऐसी बात है
जो उसे कभी किसी ने आकर नहीं बोली। आपकी बात सुनने के बाद वो शुरू से ही शक करेगा और सोचेगा कुछ तो गड़बड़ है, भला ऐसा भी कभी हुआ। इसलिए आपको देने की भी कला आनी चाहिए। चलिए मैं आपको एक और उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। एक गांव में एक किसान था, उसका नाम था रामलाल। रामलाल बहुत अच्छा इंसान था। एक दिन जब वो अपने खेत में हल चला रहा था तो उसका हल किसी धातु जैसी चीज से टकराया। जब रामलाल ने वहां पर खुदाई की तो वहां पर एक सोने की खान मिली। उसने सोचा कि इससे पहले कि राजा को पता चले, मैं अपने लिए जितना सोना निकाल सकता हूं निकाल लेता हूं। जितना सोना अपने लिए निकाल सकता था निकाल लिया, लेकिन वो तो सोने की खान थी, उसमें तो अथाह सोना था। उसे लगा कि मुझे अपने नियर और डियर का फायदा पहुंचाना चाहिए। इसलिए उसने सबसे पहले अपने सबसे नजदीकी रिश्तेदारों को, जिसमें उसका भाई, चाचा, मामा और उसके नजदीकी दोस्त थे, उसने उन सबको बुलाया और कहा कि आप लोग अपने लिए सोना निकाल लो। वो सब लोग आए और बहुत सारा सोना ले गए, लेकिन उसमें अथाह सोना था। अब रामलाल को लगा कि जो मेरे दूर के दोस्त हैं, मुझे उनका भी फायदा करवाना चाहिए। पास के गांव में उसका एक दोस्त था कालूराम। तो रामलाल ने कालूराम को एक खत लिखा कि भाई कालूराम, मेरे यहां सोने की खान निकली है, तुम आ जाओ और आके जितना चाहे सोना ले जाओ। ये खत पढ़कर कालूराम जोर से हंस पड़ा और कहने लगा कि रामलाल ने मुझे बेवकूफ समझा है। अगर उसके यहां सोने की खान निकली होती तो क्या वो मुझे बताता? यह सोचकर कालूराम रामलाल के पास नहीं गया। कालूराम नहीं आया। अब आपको क्या लगता है कि रामलाल को उसके घर अगली ट्रेन पकड़कर पहुंच जाना चाहिए और उसके पैर पकड़ लेने चाहिए थे कि भाई कालूराम, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा सोना पड़े पड़े खराब हो जाएगा। क्या कालूराम ऐसा करेगा दोस्तों? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, उनका एटीट्यूड देने का था, वो देना चाहता था। वो कालूराम को रिक्वेस्ट नहीं करेगा। इसमें कालूराम की गलती है कि वो नहीं आया। इसमें थोड़ी सी रामलाल की भी गलती है कि उसे देने की कला नहीं आती थी, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं करता कि किसी से कहे कि मेरे घर सोने की खान निकली है, आकर ले जाओ। रामलाल को कालूराम को किसी भी बहाने से घर बुलाना चाहिए था। अगर वो उसे घर बुलाकर सोने की खान दिखाता तो कालूराम को जरूर विश्वास आ जाता। यस और नो? यस सर। वो उसे कुछ भी कहकर बुला सकता था। उसे कालूराम से कहना चाहिए था कि तुम घर पर आओ, तुम्हारे लिए कुछ बहुत खास चीज है मेरे पास जिससे तुम्हें फायदा होगा। तो कालूराम जरूर आ जाता। तो लोगों को वही बात कहनी चाहिए जो उन्हें हजम हो जाए। अगर आप ध्यान से सोचें कि जब कोई पैसा कमा रहा होता है तो वो किसी को अपना राज नहीं बताता कि मैं कितना कमा रहा हूं और कैसे कमा रहा हूं, और हम उम्मीद भी यही लगाते हैं कि वो हमें ना बताए। तो आपको लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लोग किसी चीज को कैसे लेना चाहते हैं। मैंने देखा है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत रिक्वेस्ट वाला एटीट्यूड होता है। वो अपने गेस्ट से बोलते हैं कि मेरी खातिर आकर देख ले। आप उसे कुछ दे रहे हैं या उससे कुछ ले रहे हैं। अगर आप इस एटीट्यूड से बुलाएंगे तो वो बिजनेस शुरू नहीं करेगा दोस्तों, और कर भी लिया तो 20 बार आप पर एहसान रखेगा, और गलती से नाकामयाब हो गया तो बोलेगा कि तूने मुझे फंसा दिया। गलती उसकी अपनी होगी, लेकिन कहेगा वो आपको। यस और नो? यस सर। यस। तो आपको देने की भी कला आनी चाहिए। उसके लिए आपका एटीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए। यस और नो? यस सर। यस। अगर आपने उसे 10 बजे का वक्त दिया और वो 10:30 बजे आए तो आप उसे डांटेंगे। जबकि हमारे यहां क्या होता है, अगर हमने अपने किसी दोस्त को टाइम दिया और वो टाइम पर ना आए तो हम उसे फोन कर और बड़े हम्बल तरीके से पूछेंगे कि यार मैं तो तेरा वेट कर रहा हूं, तू आया नहीं। फिर मैंने सोचा शायद कोई काम पड़ गया होगा तुझे। वैसे क्या काम पड़ गया था? वो बोलेगा कि पड़ोसी की भैंस चोरी हो गई थी, जरा उसका पता करने चला गया था। तो आप कहेंगे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तू कल आ जाना, मैं तेरा फिर इंतजार कर लूंगा। अगले दिन वो फिर नहीं आया तो आप फिर फोन कर पूछेंगे कि यार मैं तेरा वेट कर रहा हूं, तू आया क्यों नहीं? कोई तुझे काम पड़ गया था क्या? क्या काम पड़ गया था वैसे? वो बोलेगा कि पड़ोसी की भैंस मिल गई थी, जरा वहां खुशियां मनाने चला गया था। मुझे पता ही था कि तुझे कुछ काम पड़ गया होगा, चल कोई बात नहीं, तू कल आ जाना। दोस्तों, ये गिविंग नहीं, ये टेकिंग एटीट्यूड है। आप उल्टा कर रहे हैं। सोच के देखिए कि अगर आप उसकी नौकरी लगवा रहे होते जहां उसकी सैलरी मात्र 3,000 पे हो और वो आपको वक्त देकर नहीं आता, तो भी क्या आप उससे ऐसे ही बात करते? जी नहीं। आप शायद उसे डांटते। आप उसे कहते यार क्या कर रहा है, मैं तेरा इंतजार कर रहा था और तू आया क्यों नहीं? और अगर नहीं आना था तो यार तो कम से कम मुझे बता तो देता, मैं यहां पागलों की तरह तेरा इंतजार कर रहा हूं। भैया मेरा टाइम बहुत कीमती है, अगर तुझे नौकरी नहीं चाहिए तो सीधे से बता, मेरा टाइम क्यों खराब कर रहा है? दोस्तों,
दूसरों को अपनी इंपॉर्टेंस रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है। वो लोग चाहते यही हैं कि आप उन्हें अपने टाइम की वैल्यू रियलाइज करवाओ। तो मैं कह रहा था कि आपको देने की कला भी आनी चाहिए, और देने की कला में पहली चीज है आपका गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। गिविंग एटीट्यूड से मेरा मतलब है कि जब आप किसी को इनवाइट करें तो आपके दिल में यह फीलिंग होनी चाहिए कि आप उसे यहां लाकर उस पर एहसान कर रहे हैं, आप उसे उसकी जिंदगी बदलने का मौका दे रहे हैं। यस और नो? यस सर। तो आपका एटीट्यूड स्ट्रांग हो गया दोस्तों। यस और नो? यस सर। अब आप में से कोई बाहर जाकर किसी को यहां तक आने की रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा? नो सर। कोई किसी से यह तो नहीं कहेगा प्लीज मेरी खातिर थोड़ा वक्त निकाल लें? कोई किसी से यह तो नहीं कहेगा कि प्लीज बस थोड़ी देर के लिए आ जाओ? नहीं सर। गुड। चलिए, अब यह तो समझ में आ गया कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। अब अगली चीज है कि हमें किसी को इनवाइट कैसे करना है, इन्हें कैसे और क्या कहकर बुलाना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने एसबीपी में सीखा ही होगा कि लिस्ट कैसे बनानी है। जिन्होंने लिस्ट नहीं बनाई है तो वो सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाएं। आप अपनी लिस्ट को 3 मेजर पार्ट में तोड़िए। एक पार्ट में तो वो लोग आएंगे जो आपको रोज मिलते हैं, जैसे कि आपके पड़ोसी, आपके ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले, आपके पड़ोसी दुकानदार। दूसरे पार्ट में वो लोग आते हैं जिनसे आप कभी कभी मिलते हैं और जिनसे आपकी ज्यादातर फोन पर बात होती है। और तीसरे पार्ट में आती है आपकी हॉट मार्केट, यानी कि वो लोग जो आपके सबसे ज्यादा नजदीक हैं, जैसे आपके कुछ खास दोस्त और आपके रिश्तेदार। तो सबसे पहले हम हॉट मार्केट के बारे में बात करेंगे। हॉट मार्केट की अप्रोचिंग कैसे होती है? दोस्तों, हम सब लोगों की लाइफ में 3 या 4 खास ऐसे दोस्त या रिश्तेदार जरूर होते हैं जो हमारे बहुत करीब होते हैं, जिन पर हम हक जताते हैं और वो हम पर। इस बिजनेस में हमें सबसे पहले अपनी हॉट मार्केट को ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इन्हें आप अपनी तरह से कुछ भी कहकर बुला सकते हैं। जैसे मेरे हॉट मार्केट में मेरे ब्रदर प्रिंस व मेरे मित्र सुरेश आते थे, तो मैंने अपने भाई से सीधा एक्साइटमेंट में जाके बोला, ए भाई, एक बहुत सॉलिड काम हाथ में आया है जिसमें अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, मिलकर करेंगे। ऐसा कर, 10,000 रुपए अरेंज कर ले। मेरे भाई ने बोला, काम क्या है? मैंने कहा, काम तो मैं तुझे बताऊंगा, तू कल अपना पूरा दिन फ्री कर ले, कहीं चलना है। उसने पूछा कि कहां चलना है? मैंने कहा, उसी काम के सिलसिले में जाना पड़ेगा, मैं तुझे कल सारा काम समझाता हूं और दिखाता हूं, बाकी बातें कल करेंगे। मेरे भाई ने फिर पूछा, कुछ तो बता। मैंने कहा, उसे बोला, अरे बोला ना कल चलेंगे, ऐसा समझ में नहीं आएगा, बस कल सुबह पैसे लेकर 10 बजे घर पर आ जा और देख, लेट मत होना। वो मेरी हॉट मार्केट है। उसे मालूम है कि अगर मैं कह रहा हूं अच्छा है तो कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि जिन्हें हम प्यार करते हैं वो हमसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम उनके लिए बिना किसी स्वार्थ के अच्छा सोच सकते हैं। लेकिन जो लोग वार्म या कोल्ड मार्केट के लोग होते हैं वो हमारी एक एक बात को ध्यान से सुनकर अपने हिसाब से कैलकुलेशन निकालते हैं। इसलिए हमें पहले अपनी हॉट मार्केट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हॉट मार्केट इंट्रोड्यूस करने से 2 फायदे होते हैं। एक तो वो ज्यादा सवाल किए बगैर हमारा बिजनेस शुरू कर जाते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बन जाता है। दूसरा, एक टीम तैयार हो जाती है काम करने के लिए। आप सबको मालूम है कि हमारा बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है। टीम का मतलब होता है मिलकर चलना, एक दूसरे के लिए चलना। जिस प्रकार से फुटबॉल में एक टीम खेलती है, वो सारे मैच जीतने के लिए मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट कर आगे बढ़ते हैं। तो आपकी हॉट मार्केट में वही लोग होते हैं जिन्हें आप पहले से ही बहुत प्यार करते हैं, आप उनकी तरक्की चाहते हो और वैसे ही वो आपके लिए भी महसूस करते हो। ये वही लोग हैं जिनके साथ पहले भी आप अपना मैक्सिमम टाइम बिताना चाहते थे। अब जब आप सबको एक साथ काम करने का मौका मिलता है तो आपकी एनर्जी, ताकत और मेहनत दुगनी हो जाती है और एक नेचुरल टीम वर्क बनता है जो हमें सफलता के लिए करीब ले आता है। तो सबसे पहले हमें कौन सी मार्केट इंट्रोड्यूस करनी चाहिए? हॉट मार्केट। वेरी गुड। इसके बाद मैं उन लोगों की बात करूंगा जो हमें रोज मिलते हैं, यानी कि हमारे पड़ोसी, हमारे ऑफिस के फ्रेंड या हमारे पड़ोसी दुकानदार। अब इन लोगों को कैसे इनवाइट करते हैं? दोस्तों, अगर आपको दूसरों को अपने मुंह से बताना पड़े कि मैं एक अच्छा बिजनेस कर रहा हूं, जहां अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, जहां आदमी का लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, इस तरीके में कोई दम ना होगा, क्योंकि इस तरह की बात सुनने के लोग आदी भी नहीं है। क्योंकि बाहर तो उल्टा कल्चर है, लोग अगर पैसा कमाते भी हैं तो छुपाते हैं। आप लोगों के मोहल्ले में कुछ अमीर परिवार होंगे, आप में से
किसी को भी उस परिवार के किसी सदस्य ने आज तक आकर कभी बताया है कि वो बिजनेस में कितना पैसा कमा रहे हैं? शायद आप उनसे उम्मीद भी नहीं लगाते कि वो आपको आकर बताएं। अगर वो ऐसा करेंगे तो आप उसे कह देते हैं कि अपने मुंह मियां मिट्ठू। यस और नो? यस सर। अब सवाल यह है कि उन लोगों ने आपको आकर कभी भी अपनी इनकम का ब्यौरा नहीं दिया, फिर आप कैसे जानते हैं कि उसके पास बहुत पैसा है? यस यस सर। उसके लाइफस्टाइल को देखकर। दोस्तों, किसी को अप्रोच करने का मजा तब है जब वो खुद आकर हमसे रिक्वेस्ट करे कि यार प्लीज मुझे ले चल। और उसके लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया दोस्तों, देना भी एक कला है। आपको देने की भी कला आनी चाहिए। अगर हम किसी को बिजनेस ऑफर कर रहे हैं तो बिजनेस ऑफर करने से पहले हमें उसकी नब्ज जरूर मालूम होनी चाहिए। और इन लोगों की नब्ज क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पास खुद चलकर आए तो उसके लिए उन्हें क्यूरियस करना पड़ेगा, उन्हें परेशान करना पड़ेगा। और लोगों को परेशान करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज की दुनिया में लोग इतने परेशान अपने दुखों से नहीं जितना दूसरों के सुखों को देखकर परेशान हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आकर आपसे खुद रिक्वेस्ट करें तो उसके लिए आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाना होगा, यानी आपको अपने लाइफस्टाइल को बदलना होगा। आपके कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, सब में इंप्रूवमेंट लानी होगी। क्योंकि आप अपने अंदर जितना ज्यादा पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे, ये लोग उतने ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और हमारा टारगेट क्या है? लोगों को परेशान करने का। चेंज भी दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज। एक्सटर्नल चेंज यानी अपने आप को बाहरी तौर पर बदलना। एक्सटर्नल चेंज में ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अपने अंदर एक्सटर्नल चेंज लाने के लिए सबसे पहले आप शीशे के सामने खड़े हो और अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखें। सबसे ऊपर हमारे सिर पर बाल होते हैं। आपको अपने बालों को अच्छे दिखने के लिए सबसे पहले किसी अच्छे हेयर ड्रेसर से उनकी कटिंग करानी चाहिए। अब अगर आप अपने बालों को ड्राई रखते हैं तो हफ्ते में कम से कम 3 बार शैम्पू किया कीजिए। और अगर ड्राई नहीं रखते तो किसी अच्छी क्वालिटी के खुशबूदार हेयर ऑयल को यूज किया कीजिए। सरसों का तेल बालों पर मत लगाइए, इसके बाद वो चेहरे पर आ जाता है। अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो उसे अच्छी तरह ट्रिम करवाएं या सेट करवाएं। और अगर आप दाढ़ी नहीं रखते हैं तो आपको हमेशा अच्छे से शेव कर कर रखनी चाहिए। जब आप घर से निकलें तो आप अच्छे से शेव कर कर निकलें। पहले शायद आप 2-4 दिन बाद ही शेव किया करते हो, पर अब आपको रोज क्लीन शेव होकर निकलना चाहिए। हमेशा नहाने के बाद आपको पाउडर, डीओ या परफ्यूम यूज करना चाहिए ताकि आपके पास से खुशबू आए। नए डिस्ट्रीब्यूटर को यह सारे सामान अपनी होम शॉप खोलते वक्त ही इंट्रोड्यूसर के साथ जाकर खरीद लेना चाहिए। अब अगली चीज आती है दोस्तों, ड्रेस कोड। अच्छा, कौन बताएगा हमारा ड्रेस कोड क्या है? टाई। बिल्कुल ठीक कहा आप सबने। अब अगला सवाल यह है कि हमने अपनी ड्रेस कोड में टाई को ही क्यों रखा? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमें अपने अंदर एक चेंज लेकर आना है, क्योंकि वो चेंज दूसरों को परेशान करता है। अब आप सब लोग एक बात बताइए, हम में से कितने लोग हैं जो यहां आने से पहले भी रोज टाई लगाते थे? मुश्किल से 1 या 2। यानी कि यहां पर लगभग 95% लोग ऐसे हैं जो यहां आने से पहले टाई नहीं लगाते थे। यही वजह है कि कंपनी ने ड्रेस कोड में टाई को चुना। बल्कि इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा रोल प्ले करती है टाई। दोस्तों, टाई को बहुत सोच समझकर चुना गया है। अगर आप टाई लगाते हैं तो आप टाई किस पर लगाएंगे? टी शर्ट पर या किसी ऐसी शर्ट पर जिस पर चेक हो? जी नहीं, डेफिनेटली एक फॉर्मल शर्ट पर ही लगाएंगे। फॉर्मल शर्ट से मेरा मतलब है व्हाइट या कोई कलर्ड प्लेन शर्ट। हमें प्लेन शर्ट पर कोई अच्छी सी मैचिंग टाई पहननी चाहिए। हमने प्लेन शर्ट पहनी, उसके ऊपर हमने एक शानदार मैचिंग टाई लगा ली। अब आपको क्या लगता है हम नीचे क्या पहनेंगे? जीन्स या ट्रैक सूट का लोअर पहनेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। डेफिनेटली हमें एक कंट्रास्ट फॉर्मल ट्राउजर पहननी पड़ेगी। कंट्रास्ट मैचिंग तो आप समझते ही होंगे। वैसे ज्यादातर कलर्ड प्लेन शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर बहुत अच्छी कंट्रास्ट मैचिंग कर देती है। इस पर एक शानदार सी फॉर्मल लेदर की बेल्ट बांधिए। मैंने देखा है कि कई डिस्ट्रीब्यूटर चौड़े चौड़े बक्कल वाले बेल्ट लगा लेते हैं। हमें फॉर्मल बेल्ट पहननी चाहिए। अब हमने सुंदर सी प्लेन शर्ट पहनी, उस पर एक बहुत प्यारी सी मैचिंग टाई लगाई, नीचे शानदार फॉर्मल ट्राउजर पहनी। अब पैरों में हमें क्या पहनना चाहिए?
क्या बहुत बढ़िया क्वालिटी की चप्पल या फिर एक्शन के स्पोर्ट शूज? बिल्कुल नहीं, हमें पैरों में शाइन करते हुए फॉर्मल लेदर के शू पहनने पड़ेंगे। ठीक ऐसे, यस और नो? यस सर। गुड। टाई विथ ब्लैक शू, यह ड्रेस कोड सोच समझ कर रखा गया है। आज से पहले जब हम घर से निकलते थे तो कैजुअल कपड़े पहनकर निकलते थे। हम में से कुछ लोग शायद जीन्स पहनकर, ऊपर टी शर्ट पहनकर निकलते थे, पैरों में स्पोर्ट शू पहनकर निकलते थे, और जो मेरे दोस्त गांव में रहते हैं वो शायद धोती कुर्ता या फिर कुर्ता पजामा पहनकर निकलते थे, या फिर कुर्ता पजामा पहनकर निकलते थे। सोचकर देखिए, आपके अड़ोसी पड़ोसियों ने आज तक आपको सिर्फ इन्हीं कपड़ों में देखा था। अब जब अचानक वो आपको इस रूप में देखेंगे तो परेशान होंगे कि नहीं होंगे? यस यस सर। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को देखा है कि वो इस टाई को लगाने से बचते रहते हैं। मेरे कुछ गांव के दोस्त तो ट्राउजर शर्ट पहनने से भी कतराते हैं। उनके मन में डर होता है कि आसपास के लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। पूरे गांव में कोई ट्राउजर शर्ट नहीं पहनता। जब मैं पहनकर जाऊंगा लोग मजाक बनाएंगे, और इस चक्कर में वो घर से निकलते हैं तो अपने पुराने ट्रेडिशनल कपड़ों में निकलते हैं और ऑफिस के लिए कपड़े साथ ले आते हैं और यहां आकर बदलते हैं। मैं अपने ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को समझाना चाहता हूं कि वो ऐसा बिल्कुल गलत कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। एक बार जूतों की फैक्ट्री के मालिक ने अपने 2 एजेंट एक गांव में सर्वे करने के लिए भेजे। एक एजेंट सर्वे करके आया तो उससे पूछा गया कि क्या हमें वहां अपना शोरूम खोलना चाहिए? उसने कहा बिल्कुल नहीं। उससे पूछा गया क्यों? तो उसने कहा कि वहां पर कोई भी जूता नहीं पहनता, वहां सब नंगे पांव ही घूमते हैं, हमारे जूते वहां कोई नहीं खरीदेगा। अब वही बात दूसरे वाले से पूछी गई तो उसने कहा कि हमें वहां फौरन अपना शोरूम खोल देना चाहिए। तो फैक्ट्री के मालिक ने पूछा क्यों? उसने कहा क्योंकि उस गांव के लोग जूता नहीं पहनते। अगर हम उन्हें जूते पहनना सिखा देंगे तो हमारा शोरूम खूब चलेगा। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको मालिक को किसकी बात माननी चाहिए, पहले वाले की या दूसरे वाले की? दूसरे वाले की। बिल्कुल ठीक कहा आपने, दूसरे वाले की। हमें भी यही करना है दोस्तों। हमें लोगों को जीने का तरीका सिखाना है, हमें उनकी जिंदगी बदलनी है, और उसके लिए हमें लीड करना है, क्योंकि रिच वही बनता है, अमीर वही बनता है जो लीड करता है। यह ड्रेस कोड कोई नियम मात्र नहीं, इस ड्रेस कोड के पीछे वजह है। जब आप नहा धोकर, तैयार होकर, क्लीन शेव होकर, सूट बूट पहनकर, टाई लगाकर घर से निकलेंगे, आपके फेस पर कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान, जोश और एक्साइटमेंट होगी। और आप जब अपने एरिया से गुजरेंगे तो जो लोग आपके रेगुलर कांटेक्ट में हैं, हो सकता है कि वो शुरू में आपको कुछ कमेंट्स भी मारे या आपका मजाक भी बनाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, खुश होने की जरूरत है, क्योंकि ये इस बात को कंफर्म करता है कि वो परेशान है। वो ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सिंपल सी वजह है। उन्हें आपके अंदर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज देखा। उन्होंने देखा कि कल तक जो लड़का हमारे साथ हमारी जैसी जिंदगी बिता रहा था, अचानक वो सूट बूट पहनकर घूम रहा है। एकदम सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बदल गया? वो इस बदलाव पर विश्वास नहीं करना चाहते। वो थोड़ा इंतजार करना चाहते हैं कि यह बदलाव कब तक रहेगा, क्योंकि उन्हें इस बदलाव पर शक है। इसलिए वो शुरू में आपका मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप परेशान हो जाएं। अगर आप परेशान हो गए तो वो जीत गए, और अगर आप परेशान नहीं हुए और आप उनकी हर बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर चले गए तो वो परेशान हो जाएंगे। और अगर वो परेशान हो गए तो आपको उन्हें अप्रोच करने की शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इतना क्यूरियस हो जाएंगे कि वो खुद आपसे पूछने लगेंगे कि तुम्हारे अंदर इतना चेंज कैसे आया। ये ड्रेस कोड सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप इसे ऑफिस में ही यूज करें, बल्कि आपको इसे अपने घर के आसपास दोस्तों से मिलते हुए, रिलेटिव के घर जाते हुए भी यूज करना चाहिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक, आपका गेस्ट अपने आप क्यूरियस हो जाएगा, और दूसरा, आपको उसे अप्रोच भी नहीं करना पड़ेगा। अब हम इंटरनल चेंज की बात करेंगे। इंटरनल चेंज, दोस्तों, हमने बहुत शानदार ड्रेस कोड पहन लिया और लोग हमें देखकर परेशान भी हो रहे हैं, और जब वो परेशान होंगे तो वो हमसे बात भी जरूर करेंगे। और अगर हमारे अंदर जितना बाहरी तौर पर चेंज आया है उतना अच्छा अंदरूनी तौर पर भी चेंज नहीं आया, तो वो अच्छे से समझ जाएंगे कि गधे ने घोड़े की खाल पहनी हुई है। इसलिए हमें अपने को अंदरूनी तरीके से भी बदलना होगा। इंटरनल चेंज से मेरा मतलब है हमारे बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका, हमारा व्यवहार और हमारा एटीट्यूड। हमें इन सब चीजों में चेंज लाना होगा, क्योंकि इतनी अच्छी ड्रेस कोड के साथ अगर आप पुराने तरीके से ही बात करेंगे या आपका एटीट्यूड वीक होगा
तो आपका गेस्ट आपसे कभी इंप्रेस नहीं होगा। वो सोचेगा कि गले में टाई तो पहन ली पर बात करने का तरीका नहीं आया, वो आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा और फिर शायद वो आपके साथ भी ना आए। इसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। आपको अपने बात करने के अंदाज में पहले से ज्यादा सॉफ्टनेस लानी होगी। आपको लोगों से प्यार से बात करनी चाहिए। आपको एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करना चाहिए। इससे आपका गेस्ट जरूर परेशान हो जाएगा। आपको ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, गाली गलौज भी नहीं करना चाहिए। यहां से फिर आपके एटीट्यूड की कहानी शुरू होती है और आपको यही तो चाहिए कि कोई आए और पूछे। अब अलग अलग आदमी से अलग अलग बात करनी है। ज्यादातर 3 तरह के लोग आपको इस भीड़ के अंदर मिलेंगे। एक वो जो नौकरी करते हैं, दूसरे वो जो बिजनेस करते हैं और तीसरे वो जो अभी कुछ नहीं कर रहे यानी कि फ्री हैं। इन तीनों तरह के लोगों से बात करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। अब मैं तीसरे तरह के लोगों से बातचीत करने का तरीका बताता हूं। इन बेकार लोगों में भी 2 तरह के लोग हैं। एक तो मजबूरी में बेकार है और एक शौकिया बेकार है। ये शौकिया बेकार लोग ही हमारे लिए अच्छा मटेरियल है। ये बने ही हमारे बिजनेस के लिए हैं। आपको वैसे ही उससे बात करनी है जैसा आदमी है। ये बात तो कंफर्म है कि जितने भी लोग आपको रोज मिलते हैं उनमें से 95% लोग अपने प्रेजेंट काम से खुश नहीं है। और याद रखो कि ग्लेज जैसी अपॉर्चुनिटी बाहर है ही नहीं। एक आदमी है जो मात्र 3,000 रुपए महीने कमा रहा है, आपको उसे यह एहसास करवाना है कि आपके पास कुछ ऐसा है 6 से 7,000 रुपए महीने का कमा सकता है। क्योंकि जो आदमी 3,000 रुपए महीना कमाता है और उसे यह आइडिया हो कि आप उससे 6 से 7,000 रुपए दिलवा सकते हैं, तो वो आपका दीवाना हो जाएगा, पीछे पीछे घूमेगा। किसी को बहुत ज्यादा बड़ी इनकम की बात मत करो, क्योंकि ज्यादा बड़ी इनकम की अगर आप बात करेंगे तो वो हजम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोग सपने लेते हुए भी डरते हैं। इसलिए अगर आपकी तनख्वाह 3,000 रुपए है तो आप उससे 6,000 रुपए की बात करो, और अगर किसी की 10,000 है तो 20,000 की बात करो, इससे ज्यादा नहीं। वो जब यहां आएगा, समझेगा, उसे रीजन पता चलेगा, तभी लाखों की बात होगी। आपको अपने दोस्त को वही बोलना है जो वो सुन सकता है, उससे ज्यादा नहीं बोलना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। आप अपने किसी दोस्त के पास गए जो किराने की शॉप चलाता है, और अगर आप उससे पूछेंगे कि तेरा काम कैसा चल रहा है, तो वो कहेगा यार ऐसा ही है। लेकिन जब वो आपका पहनावा, आपके बात करने का तरीका देखेगा तो वो आपसे पूछेगा कि तू क्या कर रहा है, आजकल बढ़िया कपड़े पहनकर निकलता है, हाथ में मोबाइल, बाल वगैरह सेटवेट, क्या चक्कर है तेरा? कुछ नहीं। आप कहिए मेरा तो अपना ही काम शुरू किया है मैंने, और जैसे ही आप कहेंगे कि अपना काम शुरू किया है तो आगे से क्या प्रश्न आएंगे कि क्या काम है, कैसा काम शुरू किया है। यहां आपको समझदारी और एटीट्यूड रखना है, क्योंकि हमने ये बिजनेस बाहर एक्सप्लेन नहीं करना है। दुनिया में 36 तरह के काम है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे एक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता हूं, बीच में 15-20 हजार रुपए बच जाते हैं। या कुछ और बोल सकते हैं जो थोड़ा उससे रिलेटेड काम हो। आदमी देखकर बात करनी है और उसे उसकी लैंग्वेज में ही समझाना है। अगर वो पूछे कि इन्वेस्टमेंट भी है तो कहो कि हाँ 25,000 से 1 लाख रुपए तक की है। जब वो बोले कि मेरा भी कुछ करवा दे, तो आप एकदम से मत बोलिए कि हाँ करवा देता हूं, सीधे बोलो कि करवा तो दूंगा लेकिन इन्वेस्टमेंट भी है, पैसे खर्च कर सकता है या नहीं। अगर कहे हाँ तो ठीक है, लेकिन अगर वो कहता है कि मैं तो 25,000 रुपए का इंतजाम नहीं कर सकता, तो कहना ठीक है तो फिर रहने दे। ये नहीं उसे दिखाने के लिए। अगर वो बिजनेसमैन है तो वो कहेगा कि हाँ मैं कर लूंगा। नौकरी वाले से ये नहीं बोल सकते कि आ तेरी जॉब लगवा दूं, ये भी गलत है। मान लो मेरा कोई दोस्त जॉब करता है और उसकी तनख्वाह 5,000 रुपए है, उसके सामने से मैं नए नए कपड़े पहनकर निकलूं और उससे मैं थोड़ा कम भी पढ़ा लिखा हूं तो उसको ज्यादा परेशानी होगी। और वो अगर मुझसे पूछता है बड़ा बंटन के जाता है, क्या बात है? कुछ नहीं, एक कंपनी के साथ जुड़ गया हूं, इंसेंटिव इनकम है, मार्केटिंग की कंपनी है, मार्केटिंग करता हूं, उसके लिए ट्यूरिंग करता हूं, 15 से 20,000 रुपए बचा लेता हूं। जैसे ही आपने 5,000 वाले को बोला कि 15,000 बचा लेता हूं इंसेंटिव में, तो वो परेशान हो जाएगा कि ये मुझसे कम पढ़ा लिखा है, बस कहकर चले जाओ, ये मत पूछना कि तू कब आ रहा है। फिर वो शायद आएगा अपने आप। ये सिर्फ मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये नहीं कि आप हर जगह यही अप्रोचिंग करते हैं। हर एक से बात करने का स्टाइल अलग अलग होता है दोस्तों, हर एक से उसकी लैंग्वेज में ही बात करनी है। हमेशा गेस्ट से वैसी बात करो जैसे वो सुनने के आदी है। इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपके गेस्ट ने कोई और कंपनी देख रखी है या नहीं। आपका टारगेट बस उसे यहां लेकर आना है।
जब वो यहां आकर सारी प्रेजेंटेशन देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई ऑर्डिनरी कंपनी नहीं है। आपने सुना होगा कि विनर्स नेवर डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। ये बात ग्लेस पर पूरी तरह से फिट बैठती है दोस्तों। दिल्ली में हजारों हलवाई की दुकानें हैं, लेकिन बीकानेर वाला एक ही है। समझ रहे हैं आप? यस यस सर। किसी दोस्त से तुम जाकर बोलो कि यार मैंने हलवाई का काम खोलने की सोची है, तो उसके दिमाग में फटाफट एक इमेज बनेगी कि हलवाई का काम कैसा होता है, कि एक तख्त पड़ा होता है, उस पर मिठाइयों का ढेर लगा होता है, एक भट्टी होती है जिसमें एक आदमी जलेबी तल रहा होता है, चिपचिप सा माहौल होता है। वो धड़ाक से कहेगा कि यह भी कोई काम है। लेकिन उसको बोलो कि मैं एक काम शुरू कर रहा हूं, चल मेरे साथ, हाथ पकड़ के ले जाओ और बीकानेर की दुकान पर खड़ा कर दो। वो खुश हो जाएगा। काम वो भी हलवाई का है और ये भी हलवाई का, इसलिए इस बात से परेशान ना हो, बस उन्हें यहां लेकर आना है, क्योंकि बिना यहां लाए उन्हें समझ में नहीं आएगा कि हलवाई के काम में और बीकानेर के काम में क्या फर्क है। ये वो लोग थे जिनसे हम रोज मिलते हैं, जो हमारे में चेंज देखकर प्रश्न पूछते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अप्रोचिंग ऑन फोन, यानी अगर आपको फोन पर किसी को अप्रोच करना है तो आप कैसे करेंगे। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनसे हमारी कभी कभी बात होती है, यानी कि जिनसे अक्सर हम फोन पर बात करते हैं। जब हम फोन पर बात करते हैं दोस्तों, तो उन्हें फोन पर हमारे शरीर नहीं दिखाई देता, उन्हें हमारे सिर्फ शब्द सुनाई देते हैं। इसलिए हमें जो भी कुछ करना है वो सिर्फ शब्दों से ही करना है। हमारे गेस्ट को हमारी आवाज में जोश और एक्साइटमेंट दोनों दिखाई देनी चाहिए, लेकिन होता इसका कुछ उल्टा ही है। हम में से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होंगे जो जब फोन से अप्रोच करने के लिए बैठते होंगे तो उस समय उन्हें कुछ सुझाई ही नहीं देता कि फोन पर क्या बोलें, उसे क्या कहकर बुलाएं। एक हाथ में लिस्ट होती है, सामने फोन पड़ा होता है, उन्हें मोबाइल 5 किलो का लग रहा होता है, मन में लगातार एक डर होता है कि कहीं वो मना ही तो नहीं कर देगा। हालांकि आज से पहले भी उसे कई बार फोन किया, लेकिन तब मन में कुछ ऐसा नहीं था कि उसे किसी बिजनेस के लिए बुलाना है, इसलिए कभी कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन आज ये सबसे आसान काम सबसे मुश्किल लग रहा है। क्यों दोस्तों, ऐसा होता है या नहीं आप लोगों के साथ? यस यस सर। इसके पीछे 2-3 वजहें हैं दोस्तों। लैक ऑफ कन्विक्शन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ग्लेस दूसरों से शेयर करने का बिजनेस है, और जब आप किसी से इस बिजनेस के बारे में शेयर करें तो आपको इस बिजनेस के बारे में सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। आपको इस बिजनेस को लेकर इतनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि आपको रात को नींद नहीं आए। तब आपके अंदर इस बिजनेस को लेकर एक जबरदस्त जोश होगा। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो ये जोश, ये भरोसा लैक करते हैं, इसी वजह से ये लोग सही से अप्लाई नहीं कर पाते और अपनी अपलाइन को एक कॉमन सा एक्सक्यूज देते रहते हैं कि सर मैं अपने दोस्तों को तब तक नहीं बुलाऊंगा जब तक मैं पैसा ना कमा लूं। हम में से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि हमारा बिजनेस छोटा है, उन्हें अपनी लिस्ट के वो दोस्त जो 10 या 15 हजार रुपए की नौकरी कर रहे होते हैं वो ज्यादा सफल नजर आ रहे होते हैं, और इनके मन में एक डर होता है कि मेरे इस बिजनेस को शुरू करने पर पता नहीं ये मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए मेरे ये काबिल दोस्त उन्हें इनवाइट करने से संकोच करते हैं। और अगर अपलाइन इन्हें समझाती है कि तुम इन्हें इनवाइट करो तो ये उसको एक्सक्यूज देते हैं, पहले मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाऊं फिर उनको बुलाऊंगा। दूसरा है दोस्तों लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। कई डिस्ट्रीब्यूटर जो पहले कुछ नहीं कर रहे थे या अपनी पुरानी जॉब या बिजनेस में लगातार फेल हो रहे थे, उनकी लिस्ट में कुछ ऐसे दोस्त हैं जो सफल हैं। उनके मन में एक फियर होता है, एक डर होता है कि पता नहीं ये कैसे रिक्वेस्ट करेंगे। हमारे यहां बहुत से एग्जाम्पल हैं जहां लो प्रोफाइल के लोग में बहुत अच्छे अच्छे लोग आकर जुड़े। बिना नाम लिए बताऊंगा, हमारे यहां एक सब्जी वाले ने कुछ बिजनेसमैन को अप्रोच किया और उनके आगे बिजनेसमैन का एक बहुत अच्छा नेटवर्क स्टार्ट हो गया। तीसरा, फियर ऑफ लूजिंग क्रेडिबिलिटी। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ठीक इसका उल्टा होता है। वो किसी अच्छी पोस्ट पर हैं, किसी अच्छे लेवल पर हैं, जैसे शायद डॉक्टर या इंजीनियर या फिर किसी कंपनी में मैनेजर। ये जब भी अपनी लिस्ट में देखते हैं तो फोन का रिसीवर उठाने से पहले मन में बार बार आता है कि मेरे दोस्त कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे कि मैं किस मेंबर वाली कंपनी में चक्कर में फंस गया। ये सब बातें जब दिमाग में चल रही होती हैं तो फोन अपने आप भारी हो जाता है दोस्तों। अगर इन सब बातों को आप ध्यान से देखें तो इन सब बातों का एक ही उत्तर है, आपका कंपनी में इस बिजनेस में भरोसा होना। और भरोसा तब आएगा जब आप कंपनी के सारे एजुकेशन सेशन को ध्यान से अटेंड करेंगे। उसके बाद ये फोन अपने आप हल्का हो जाएगा। इसके बाद
अगर कुछ रह जाता है तो सिर्फ शब्दों की तलाश, क्योंकि कई बार जब ज्यादा पॉजिटिव होते हैं तब भी कुछ गलतियां कर देते हैं। कई बार शब्द नहीं होते, सिर्फ एक्साइटमेंट होती है, और एक्साइटमेंट होती है तो कंट्रोल नहीं रहता, और कंट्रोल नहीं रहता तो गड़बड़ हो जाती है। मैं आपको एक फोन पर अप्रोच का फॉर्मूला दे रहा हूं। यह कोई फाइन पैटर्न नहीं है। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि आपको हमेशा ऐसे ही बात करनी है, पर इस एग्जाम्पल से आपको बात करने का शायद कुछ आइडिया मिल जाएगा। अब अगली चीज है शब्द। कई बार शब्दों की प्रॉब्लम हो जाती है। मैं कोई फॉर्मूला नहीं देने जा रहा हूं, सिर्फ एक फॉर्मेट देता हूं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा बातचीत शुरू कैसे करें, और वो फॉर्मेट क्या है। FORM, यानी कि दोस्तों F से मेरा मतलब है फैमिली, O का मतलब है ऑक्यूपेशन, R का मतलब है रिक्रिएशन, और M का मतलब है मनी। उसी तरीके से है 4C। पहला C है कॉम्प्लीमेंट, दूसरा C है क्यूरियोसिटी, तीसरा C है कंट्रोल, और चौथा C है कमिटमेंट। जब आप फोन पर किसी को अप्रोच करते हैं तो एक बात ध्यान में रखनी होती है, वो है राइट टारगेट व राइट टाइम। राइट टारगेट व राइट टाइम क्या होता है, पहले हम राइट टाइम की बात करेंगे। फोन की बातचीत में यह आइडिया लग जाना चाहिए कि गेस्ट अपने ट्रांजिशनल मोड में है या नहीं। मैंने पहले ही बताया कि 95% लोग अपने बिजनेस या जॉब से खुश नहीं है, लेकिन 5% लोग अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो ज्यादातर बिजनेस शुरू नहीं करते, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें बुलाओ मत, पर प्रिपेयर रहो, क्योंकि शायद वो बिजनेस शुरू कर दें। और एक होता है कि किसी के घर में कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है, यह खुशी भी हो सकती है और कोई गम भी हो सकता है, उसकी बहन की शादी भी हो सकती है। ऐसे में उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, यानी कि उसकी प्राथमिकता क्या होगी, बहन की शादी, ऑफ कोर्स, बिजनेस नहीं। 4 दिन के बाद उसकी बहन की शादी है और आप उसे प्रेजेंटेशन के लिए बुला रहे हैं। पहले शादी हो जाने दें, बल्कि उसका हाथ बटाएं काम में। जब हम फैमिली पर बात करते हैं तो दूसरी चीज आती है ऑक्यूपेशन। उससे अगला सवाल क्या होता है, और बता यार क्या हो रहा है आजकल, कैसी चल रही है तेरी नौकरी, या कैसा चल रहा है तेरा बिजनेस। ज्यादातर ऐसा होता है कि जब हम उससे पूछते हैं तो वो भी हमसे पूछता है, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं पूछा तो ये मत कह देना कि तूने तो पूछा ही नहीं, यस और नो। यस सर। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है, इस फोन में नहीं पूछा तो अगले फोन में जरूर पूछेगा। अगर वो कहता है कि अभी MBA किया है और 5,000 रुपए की नौकरी लग गई है, आपको कभी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि MBA किया है और 5,000 की नौकरी लगी है। MBA वाले तो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, ऐसा बोलेंगे आप? नो सर। बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं यहां उसको क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना कभी मत भूलिए, क्योंकि सभी को कॉम्प्लीमेंट सुनना पसंद होता है। कॉम्प्लीमेंट यानी कि तारीफ। दोस्तों अगर वो कहता है कि मैंने MBA किया है या मैंने ये अचीव किया है, तो उसे कॉम्प्लीमेंट दो कि वाह यार बहुत बढ़िया, मुझे पता है कि तू बहुत मेहनती है, तू 5,000 रुपए से 50,000 रुपए पर भी जरूर पहुंचेगा। फिर वो खुश हो जाएगा और आपसे पूछेगा कि तू क्या कर रहा है, और यही तो आप सुनना चाहते हैं कि तू क्या कर रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, ग्लेज? बिल्कुल नहीं। यहां पर चाहिए पहला C, यानी कि कंट्रोल। आपको अपने पर कंट्रोल रखना है। ज्यादा से ज्यादा आप उसे क्यूरियोसिटी दे सकते हैं कि अभी तो सब पुराना ही चल रहा है, लेकिन कुछ मैं नया शुरू करने वाला हूं, उम्मीद है कि उसमें 15 से 20,000 रुपए महीना बच जाएगा। अगर यहां पर वो आपसे कुछ नहीं पूछे तो आप उसे दोबारा क्यूरियस कर सकते हैं यूजिंग R, यानी कि रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब है घूमना फिरना। उसे बोलो कि मैंने इसलिए फोन किया यार कि काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहने के कारण कहीं घूम फिर नहीं पाते, चल यार घूमने चलते हैं। कहां चलना है, बोल नेपाल चले। तो बोलेगा यार वहां तो बड़े दिन लग जाएंगे। तो आप बोलेंगे क्यों, फ्लाइट से आएंगे जाएंगे, 2 दिन में आना जाना करते हैं। क्या कहता है? अब अगला सवाल है मनी। ये आपको फिर से हेल्प कर सकता है उसे क्यूरियस करने में। नेक्स्ट है कमिटमेंट। यहां आपका एटीट्यूड चाहिए। जब आप उसे इनवाइट करते हैं तो उससे प्रॉपर कमिटमेंट लो एटीट्यूड के साथ। अगर इस सब के बाद वो बोले कि मैं भी तेरे साथ जुड़ना चाहता हूं, काम क्या है मुझे भी पता, कुछ पार्ट टाइम है तो मैं भी तेरे साथ करना चाहता हूं, उसे कहो लेकिन तू तो जॉब करता है, टाइम कैसे निकालेगा? वो कहेगा नहीं टाइम तो मैं निकाल लूंगा। ध्यान से देखो, मैंने यहां उससे कहा कि तू टाइम कैसे निकालेगा, लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूटर अपने गेस्ट से कहते हैं कि मेरे लिए टाइम निकाल ले, लेकिन मैं उससे उल्टा कह रहा हूं कि तू तो नौकरी करता है, टाइम कैसे निकालेगा? वो कहेगा नहीं मैं 6 बजे के बाद आता हूं। फिर उससे बोलो कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी है, क्या कर पाएगा? वो पूछेगा कितनी?
तो ये मत बोलो कि 20 से 25,000 है, सीधा बोलो कि वैसे तो 1 लाख के आसपास है, पर 20-25 हजार रुपए से काम चल जाएगा। वो अभी कुछ करना चाहता है तो जरूर बोलेगा कि मैं कर लूंगा, तू बता काम क्या है। उसे बोलो ठीक है, परसों अपना पूरा दिन फ्री कर ले, ठीक है मैं कर लूंगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। यस, आपको हमेशा अपना एटीट्यूड स्ट्रांग रखना चाहिए। कभी भी अपने गेस्ट को अपने घर या ऑफिस का टाइम मत दो, अपने आप को अनकंफर्टेबल शो करो, लेकिन अगर वो ना आए तो कोई कसर मत छोड़ना उसकी वाट लगाने में। यस और नो? यस सर। अगला है दोस्तों, सम कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग अप्रोचिंग, यानी कि दोस्तों कुछ कॉमन गलतियां जो अप्रोच के दौरान हो जाती है जिन पर हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि दोस्त तेरे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, फौरन उधर से आवाज आएगी और वो कहेगा कि यार तू भी फंस गया, ये वो मेंबर बनाने वाली स्कीम तो नहीं, और वो कभी आएगा ही नहीं। दूसरा, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर अपने गेस्ट से बोलते हैं कि मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, चल तुझे दिखाता हूं। यह सबसे खतरनाक अप्रोचिंग है, क्योंकि कभी भी कोई बिजनेस ज्वाइन नहीं होता दोस्तों, नौकरी ज्वाइन होती है। और दूसरी बात, कभी भी कोई अपना बिजनेस दूसरे को नहीं दिखाता। जब आप ज्वाइन और दिखाने की बात करेंगे तो लोग फौरन समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है, और वो आपसे बोलेंगे कि तू मेंबर बनाने वाली कंपनी की बात तो नहीं कर रहा, क्योंकि वही ऐसी कंपनियां होती हैं जो बिजनेस दिखाती भी हैं और ज्वाइन भी करवाती हैं। इसलिए दोस्तों बिजनेस ज्वाइन नहीं होता, बिजनेस तो हमेशा शुरू किए जाते हैं। अगला है गेस्ट को अपर हैंड के साथ इनवाइट करना। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ये गलती करते हैं कि अपने गेस्ट को भगवान बनाकर ले आते हैं, जैसे कि यार मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, तू चलकर देख और बता मैंने ठीक किया या नहीं। अपर हैंड किसका सेट करना चाहिए? सीनियर का, और वो गेस्ट का ही अपर हैंड सेट करके ले आते हैं दोस्तों। मैंने पहले भी बताया कि हमारा एटीट्यूड गिविंग वाला होना चाहिए, क्योंकि हम उसकी जिंदगी बदलने वाले हैं। अगला है दोस्तों, डिपेंडेंट पर्सन को अकेले मत इनवाइट करें। दूसरी बात यह देखनी है कि आप जिसे बुला रहे हैं वो किसी पर डिपेंड तो नहीं है। शायद वो आपका दोस्त है, लेकिन उसे पैसे अपने पिताजी से लेने हैं, तो बाप और बेटे दोनों को इकट्ठे बुलाएं। शायद वो बहुत पत्नीव्रता पति हो, तो पति और पत्नी दोनों को इकट्ठे बुलाएं। गेस्ट क्या बोलता है हमें ये नहीं सुनना, अपलाइन जो बोलती है हमें वही सुनना है दोस्तों। जब आप अपने दोस्त को अप्रोच करते हैं और उसकी उम्र मात्र 22 साल है, पैसे उसे अपने पिताजी से मिलेंगे, आपने उसे कहा कि काम बहुत सॉलिड है, मिलकर करेंगे, लेकिन पापा को साथ लेकर आना। आपने उसे यह कहा तो वो कहेगा पापा की क्या जरूरत है, मैं खुद फैसला लूंगा। यह सुनकर आप खुश हो गए, मुझे फैसला करना है। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे यही नहीं मालूम कि आप उसे ग्लेज ले जा रहे हैं। वो तो ये सोच रहा है कि कोई ना कोई ऐसा काम होगा जो शायद मेरे पापा पहले से जानते होंगे, या वो सोच रहा होगा कोई ऐसा काम है जो हम घर में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपको अच्छे से मालूम है कि यह काम घर पर डिस्कस नहीं हो सकता, तो आप उसे ऑफिस मत लेकर आओ। वो आपकी पूरी क्लोजिंग करेगा कि नहीं यार पापा की जरूरत नहीं है, मैं ही चलता हूं। और कहीं ना कहीं हमारे मन में लालच आ जाता है कि चल यार गेस्ट तो आ ही रहा है, पापा से बात किए बिना ही वो होम शॉप खोलने वाला नहीं है। पापा से पैसे लेने के लिए उसे घर पर सेमिनार लेना पड़ेगा, और उसको इतनी ट्रेनिंग मिली नहीं है कि वो सेमिनार ले। 95% चांस ऐसा होता है दोस्तों कि लोग घर जाकर बात कर लेते हैं। क्या फायदा ऐसी मेहनत करने का? अगर हम अटक जाते तो शायद उसके पापा साथ आ जाते, तो सेल पक्की होती। आपको यह नहीं सुनना कि गेस्ट क्या बोलता है, आपको हमेशा अपनी टारगेटिंग सही रखनी है। अगर वो डिपेंडेंट है तो आपको उन्हें इकट्ठे ही बुलाना है, चाहे वो बाप बेटा हो या पति पत्नी। अट जाओ कि अगर पापा नहीं आए तो तू काम नहीं कर पाएगा। मैं यहां पर एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे यहां एक ही ऑफिस में 2 या 3 लोग मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं तो गेस्ट स्नैचिंग होने लगते हैं। जैसे मैंने बिजनेस शुरू किया तो मैंने इन्हें अपनी डाउनलाइन में शामिल किया, तो इनके और मेरे गेस्ट कॉमन हो गए। इसलिए अपनी लिस्ट को बांट लेना चाहिए, जैसे क्रिकेट में टॉस करके खिलाड़ियों को बांट लिया जाता है। लेकिन कभी भी किसी गेस्ट को स्नैच ना करें, आपस में दोस्तों डिसाइड करके म्यूचुअली तभी ही आप उन्हें यहां पर बुलाएं। अंत में मेरी शुभकामनाएं आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए। जय हिंद, गो।